नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। केंद्र की मोदी सरकार को माननी ही पड़ी राहुल गांधी की बात, लिया बड़ा फैसला। क्या है पूरा मामला, आगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने कोरोना वायरस के संकट के बीच मीडिया की भूमिका पर उठाए हैं कई सवाल। क्या है पूरा मामला, आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लिए दो बड़े फैसले। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों को आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने कोरोना वायरस के संकट के बीच मीडिया की भूमिका पर उठाए हैं कई सवाल। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के इस बेहद कठिन समय में भी मीडिया का एक वर्ग पूरी ताकत के साथ यह कह रहा है कि संक्रमण फैलाने के लिए पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है। मीडिया के इसी वर्ग ने मुस्लिमों को आतंकी और राष्ट्र विरोधी नागरिक भी बताया है। इसके बाद देश भर में मुसलमानों पर हमले और उनसे भेदभाव की खबरें सामने आई हैं। काटजू के इस बयान को सीधे तौर पर मीडिया पर हमला कहा जा रहा है। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू के इस बयान पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई हैं। एक यूजर ने कहा है कि मीडिया का एक वर्ग ही नहीं बल्कि 90% मीडिया यही काम कर रहा है। तो वहीं दोस्तों एक अन्य यूजर ने कहा है कि सर जानते तो सब हैं, लेकिन इन पर लगाम कौन और कैसे लगाएगा, ये पूरी तरह से बिक चुके हैं, अखबार तक बिक गया है। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिक गया है तो मतलब साफ है कि देश खतरे में है। ये यहां पर लोगों की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने मीडिया पर उठाए हैं कई सवाल और मीडिया पर साधा है जोरदार निशाना। दोस्तों क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, भारत सरकार के इस फैसले से काफी खुश हुए हैं राहुल गांधी। कहा मेरी बात मानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार का शुक्रिया अदा किया है। राहुल गांधी ने यह शुक्रिया 12 अप्रैल को किए गए अपने उस ट्वीट के जवाब में किया है जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि वो विदेशी कंपनियों को किसी भारतीय कॉरपोरेट का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं दें। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लेते हुए FDI नियमों में बदलाव किया और कुछ निश्चित मामलों में सरकार की इजाजत लेना अनिवार्य किया है। आप लोगों को दोस्तों आगे बता दें कि 12 अप्रैल को राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक मंदी ने कई भारतीय कॉरपोरेट को कमजोर कर दिया है। उन्होंने सरकार से राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में किसी विदेशी कंपनी द्वारा देश के किसी कॉरपोरेट का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले पाने को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। आइए एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, UN रिपोर्ट, कोरोना से 10 साल पीछे जाएगा भारत, करोड़ों लोग होंगे गरीब। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और अधिकांश देशों में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से विश्व के साथ ही भारत पर भी भयंकर आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में UN की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे देश की परेशानी और भी बढ़ सकती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का बुरा प्रभाव पड़ना तय है। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से करीब 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भी नीचे चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों का पूरी तरह से रुक जाना बताया गया है। UN के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन लागू हुआ है उस पर हाल ही में एक विश्लेषण किया है। इसी आधार पर आशंका जताई गई है कि भारत में 104 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा से अधिक लोग विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, जिसका सीधा अर्थ हुआ कि वो बेहद गरीबी में जीने को मजबूर होंगे। UN के मुताबिक अभी जो लोग रोज 245 रुपए से कम कमाते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। आप लोगों को आगे बता दें, भारत में करीब 60% आबादी यानी कि
81 करोड़ 12 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या 90 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। यह यहां पर काफी चिंता की बात होगी। देख सकते हैं यूएन की रिपोर्ट में यह एक बड़ा दावा किया गया है कि कोरोना से 10 साल पीछे जाएगा भारत, करोड़ों लोग होंगे और भी गरीब। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कोटा से छात्रों को लाने के फैसले का मायावती और अखिलेश यादव ने किया स्वागत, कहा गरीबों को भी लाएं वापस। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा में फंसे 7,500 छात्रों को लाने के लिए लगभग 250 बसें भेजी थी। आप लोगों को आगे बताते चलें, इस मुद्दे पर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। सपा और बसपा ने कहा है कि छात्रों को वापस लाना अच्छी बात है, लेकिन गरीबों के साथ भी ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया गया, गरीब मजदूरों को वापस लाया जाए। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। अब विपक्ष ने योगी सरकार पर गरीबों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7,500 युवकों को लॉकडाउन से निकालने वहां उन्हें सुरक्षित घरों में भेजने के लिए यूपी सरकार ने काफी बसें कोटा राजस्थान भेजी थी। यह स्वागत योग्य कदम है। बीएसपी इसकी सराहना भी करती है, लेकिन सरकार से यह भी आग्रह है कि वह ऐसी चिंता यहां के उन लाखों गरीब प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए भी जरूर दिखाए जिन्हें अभी तक भी उनके घर से दूर नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार से कहा है कि गरीबों को भी दूसरे राज्यों से वापस लाया जाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना का स्वागत है, लेकिन यह सवाल भी है कि अन्य राज्यों में भुखमरी के शिकार हो रहे अति निम्न आय वर्ग के गरीबों को वापस लाने के लिए क्या योजना है, और यह भी कि प्रदेश के तथाकथित नोडल अधिकारियों के मोबाइल मूक मौन क्यों है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है मायावती और अखिलेश यादव ने कहा है कि गरीबों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से लिए गए 2 बड़े फैसले। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार हर संभव इंतजाम करने में जुटी हुई है। इसी बीच केजरीवाल सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इससे पहले हमने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को कुछ अनहोनी होने पर 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन अब दिल्ली के पुलिसकर्मी, फायरमैन, सिविल डिफेंस जैसे कई लोग कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सावधानियां बरती जा रही हैं, लेकिन अगर कोरोना के कारण उनकी जान चली जाती है तो हम उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि देंगे। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली में अब पब्लिक प्लेस में थूकने पर लगेगा 1,000 रुपए का फाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के मद्देनजर देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन 3 मई तक लगा हुआ है। ऐसे में नियम काफी सख्त हैं। सरकार ने सड़कों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। अगर राजधानी दिल्ली में अब आप सड़कों पर थूकते हुए पाए गए तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब दिल्ली में खुले में थूकने पर 1,000 रुपए तक का फाइन लगेगा। तो यहां पर दोस्तों ये 2 बड़े फैसले लिए गए हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से। आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, गरीब मजदूरों की मदद को आगे आई उड़ीसा सरकार, जारी किया 100 करोड़ का फंड। आप लोगों को दोस्तों बता दें, कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मजदूर और गरीब ही प्रभावित हुए हैं। आने वाले कितने दिनों तक लॉकडाउन चलेगा और कब उन्हें दोबारा रोजगार मिलेगा, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं अब उनके सामने अपने परिवार के पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया है। गरीब मजदूरों को राहत देने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 100 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इससे जुड़ी योजनाओं का काम भी शुरू हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों आगे बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक मिशन शक्ति के सदस्यों की मदद से अप्रैल से लेकर सितंबर तक ये योजना कार्यान्वित की जाएगी। वहीं मजदूरों को बैंक खाते के जरिए सीधा भुगतान किया जाएगा। शहरी मजदूरी रोजगार पहल नाम से शुरू इस योजना के अंतर्गत
मजदूरों और निकायों में आने वाले गरीबों को शामिल किया गया है। ओडिशा सरकार के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों को आजीविका प्रदान करने के लिए श्रम कार्य करवाए जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।